देखिए, इसको दाव ना कहा जाए, उसको एक एक यंग लीडर का एक इनोसेंट बयान जो विश्लेषण के आधार पर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 15 वर्ष की उस दौर की चुनौतियां अलग थी। सत्ता समीकरण का व्याकरण बदल रहा था, कई अवयव और घटक जो काबिज थे वो खारिज हो रहे थे। वो एक उस मंजिल को हासिल किया लालू जी या बाद में हमारी राबड़ी जी के नेतृत्व में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमसे चूक हुई, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। और जाहिर तौर पर उन्होंने कहा कि उस वक्त हम लोग क्या थे, मैं तो सरकार में नहीं था। तो सरोकार बदले हैं और हम चाहते हैं कि अब आगे समावेशी तरीके से बिहार का कैसे विकास हो, रोजगार के लिए बिहार के युवा को जाना ना पड़े, शिक्षक नियोजन हो या कोई नियोजन हो उसमें पारदर्शिता हो। और मैं समझता हूँ कि उनके पास एक और चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो उनका उप मुख्यमंत्रित्व का काल है, कोई भी उसके बारे में जरा एक बार आकलन करके देख ले। उतने कम वक्त में जो डिलीवरी मैकेनिज्म उनका रहा उसका तो कोई मैं समझता हूँ सानी नहीं। दूसरा सर, उन्होंने एक बात कही, जो राजद के कार्यकाल है, पार्टी पार्टी के नेता कहते रहे वो सामाजिक न्याय का एक बड़ा काल था। और आगे जब देखें तो सामाजिक न्याय के साथ एक नए मॉडल, और क्या ये बात इसमें निहित है कि बिहार में एनडीए के बाद जो महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का जो चेहरा है, वो इस बयान से कहीं पता चलता है कि वो तेजस्वी जी हैं? देखिए, तेजस्वी जी चेहरा हैं, सबसे बड़े वोट शेयर के मैं समझता हूँ कि दल के नेता हैं। तो उस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करे वो उचित मुझे नहीं लगता कि वो चेहरा है या नहीं। फिर तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में वोट शेयर का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक संदेश उन्होंने सबके लिए दिया है, वो संदेश ना सिर्फ राजद कार्यकर्ता के लिए बल्कि पूरे बिहार के लिए। हम नया बिहार करने की चेष्टा के साथ आगे आ रहे हैं। हमें 5 साल का वक्त दीजिए, चाहे शिक्षा हो, रोजगार हो, उद्योग हो, एक पूरा का पूरा मॉडल पे वो काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी वो मॉडल लोगों के समक्ष होगा और लोग फिर उसके बाद निर्णय करें कि ये मॉडल चाहिए या थका हारा वो मॉडल जिसने कुछ भी बिहार को नूतन नवीन नहीं दिया। दूसरा सर, आपको पता है कि फिर पूछताछ अहमद पटेल साहब से हुई है। उन्होंने एक तो राजनीतिक प्रतिशोध से भरा यह पूछताछ बताया, दूसरा प्रियंका गांधी के घर को लेकर जो नोटिस है वो भी उन्होंने बताया कि एक तरीके से राजनीतिक विद्वेष से लिया गया फैसला है। देखिए, मेरा दो मैं थोड़ा एक अहमद पटेल साहब के यहाँ जो हुआ वो प्रेडिक्टेबल पैटर्न है। वो हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। विपक्ष के जो भी स्वर हैं, सुर हैं, उसको कैसे एजेंसीज के माध्यम से साधने की कोशिश हो। बल्कि इतना प्रेडिक्टेबल है कि ये तय हो सकता है कि अब ये फलाना चुनाव आने वाला है तो अब ये दस्तक इन एजेंसीज की किन के घर पे होगी। प्रियंका जी वाले मसले पे मुझे सिर्फ इतना ही कहना है, कोई भी नीति हो उसकी नीयत से काफ़ी कुछ पता चलता है। ठीक है, आप एसपीजी प्रोटेक्शन हटे, लेकिन क्या इस बात को आप खारिज कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति को आप नोटिस दे रहे हैं उनके बारे में अटल जी के टाइम में क्या इनपुट दिया गया था, नंबर एक। नंबर दो, उनकी दादी की किस तरह हत्या हुई, उनके पिता की किस तरह हत्या हुई। मैं समझता हूँ थ्रेट परसेप्शन को लेकर के कभी भी राजनीति संकीर्ण दायरों वाली नहीं होनी चाहिए। दूसरा सर, जब भी रेल की बात आती है तो लालू जी का चेहरा अपने आप जहन में आता है। 2023 तक रेल को लेकर जो खाका बनाने की कोशिश की जा रही है, प्राइवेटेशन को लेकर, निजीकरण को लेकर, क्या इससे रेल यात्री का उद्धार होगा, या इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? मैं तो सीधे मानता हूँ कि संसद का कोई मतलब नहीं रह गया। संसद में कई दफ़ा रेल मंत्री कह चुके हैं कि ऐसी कोई योजना नहीं है। ऑन रिकॉर्ड है क्वेश्चंस और ऑन रिकॉर्ड है आंसर्स। उसके बाद आपने तय किया इस पेंडेमिक में बहुत सारे एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हुए हैं जिसकी लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी होनी थी, पार्लियामेंट को बाईपास करके ये निर्णय हो रहे हैं। तो संसदीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब रही बात निजीकरण की, आपने तय कर लिया है कि आपके सरोकार में सिर्फ समृद्धि के 5 टापू हैं। मैंने तो कहा कि अगर पार्लियामेंट सेशन में होती तो हम फेयरवेल ऑर्गेनाइज करते, कहते हैं भारतीय रेल शुभ विदा, आप हमारी हम सफ़र रही, अब आप खास बन गई हैं। खास लोगों के लिए, खास वजहों से भारतीय रेल के साथ हिंदुस्तान का जो रिश्ता है ना, शायद उस रिश्ते को ये समझ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं थी कि बाजार के हाथ सौंप दिया, ये एक सोशल कमिटमेंट भी था। और मैं समझता हूँ उसके साथ आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लेकिन सर, आप जैसे लोग जो जनता से जुड़े मुद्दे
लोग ये जानना चाहेगा कि इससे नुकसान क्या है और क्या फायदे, कुछ भी नहीं है। देखिए, मैं तो सीधा मानता हूँ कि जिन जिन जो चीज़ें निजी हाथों में गईं, उसमें बाजार की लाभ और हानि तय करती है। उसका एक सोशल कमिटमेंट वाला चेहरा गायब हो जाता है। अब सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत बहुत उपक्रम थे जिनको बनने में कई साल लगे। बड़ा आसान है बैठ करके बेच देना, गढ़ना मुश्किल है। कुछ नया तो गढ़ नहीं पा रहे। तो गढ़ी हुई चीज़ों को बेचने की जो ये रवायत चल गई है ना, इससे आम इंसान की पहुंच, आप देखिए ना, इसका टिकट पे क्या असर पड़ेगा, यात्राएं कैसी हो जाएंगी इन चीज़ों के, और नियोजन में क्या होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। धीरे धीरे हम महसूस करेंगे ना कि मेरी सरकार ने, जो इस दौर की सरकार है, इसने बाजार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया आत्मनिर्भरता के नाम पर। दूसरा सर, जैसे चांद चकोर को देखने की, उसी तरीके से लोग दुनिया भर के वैक्सीन के इंतजार में हैं। भारत सरकार ने एक और कंपनी कैडिला को मंजूरी दी है मानव पे ट्रायल को लेकर। इससे पहले भारत बायोटेक हैदराबाद को भी दिया गया था। तो क्या भारत इस रेस में आपको लगता है आगे निकलेगा और अच्छा परिणाम आएगा? देखिए, हमारी R&D पर मुझे कभी कोई शक नहीं रहा, और मेरा मानना है कि सरकार की ओर से तमाम वो मदद मुहैया कराई जानी चाहिए जिसकी दरकार है। और हो सकता है कि हम विश्व के पहले देश हों जो वैक्सीन विकसित करें। हमें उस दिन का इंतजार करना होगा। कई दफे ये खबर चौका के पास तनख्वाह देने को पैसे नहीं रहे। हालिया खबर महाराष्ट्र से है कि अगस्त के महीने में कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होंगे। देखिए, मेरा मानना है कई राज्य इस चीज़ से जूझ रहे हैं। पेंडेमिक ने एक ये मेडिकल क्राइसिस ही नहीं की, इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म दिया। और मेडिकल क्राइसिस को तो हम डील कर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को डील करने का मुझे अब तक कुछ दिखा नहीं है। जो भी बातें होती हैं केंद्र सरकार की तरफ से, वो आधी अधूरी और ख्याली पुलाव की श्रेणी में है, जिसका मतलब जो एक तरह से बात करता है भविष्य की एक अनिश्चित तिथि पे ये बदलाव आएंगे, इस बदलाव से आर्थिक हरकतें बेहतर होंगी, माइक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशंस ऐसे होने जा रहे हैं। पेंडेमिक ने तात्कालिकता पे बहुत जोर दिया, और तात्कालिकता में हम पिछड़ रहे हैं। मेरा सीधे तौर पे मानना है कि केंद्र को लिबरली, अभी जो कहते हैं सहकारी संघवाद के स्पिरिट के आधार पर, तमाम राज्यों को मदद करनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल क्षण है पूरे देश के लिए। कानून व्यवस्था मेंटेन करना, लोगों का विश्वास काउंटर करना, धरपकड़ करना, लेकिन पुलिस पर आज उल्टा पड़ा जब 8 पुलिस वाले को एक हिस्ट्री सीटर ने मार गिराया। देखिए, ये बहुत ही डरावनी छवियां मैं देख रहा था, खबरें जो आ रही हैं। उत्तर प्रदेश चिंता का विषय रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्यशैली बीते दिनों में मैं कहूँगा कि शुभा और संदेह को जन्म देती है। एक राज्य के मुखिया लगता है उनका नियंत्रण प्रशासन पर से लगभग छूट गया है। चाहे अखबार में विज्ञापनों से अगर बात बनती तो वो उनकी जय जयकार हर जगह होती, ऐसा है नहीं। मैं समझता हूँ सीधे तौर पे ये संदेश है कि राज्य में कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है। मुझे इंतज़ार है कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया यहाँ से दी जाएगी, लेकिन पुलिस का मनोबल ना टूटे, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कुछ संदेश फौरी तौर पे देने होंगे, और सरकार को अपनी कार्यशैली पर भी पुनर्विचार करना होगा। मैं तो लगातार कह रहा हूँ, मैंडेट मुख्यमंत्री जी के लिए नहीं था। अब उनके पास बेहतर विकल्प थे, बेहतर विकल्प चुनना चाहिए था। नेपाल और केपी ओली को लेकर आपकी उन पर आरोप है कि वो पीएम पर पद पर बने रहने के लिए पार्टी तक को विभाजित किया, या भारत के खिलाफ बुने जाल में खुद फंसते जा रहे हैं? देखिए, मैं तो सीधे तौर पे मानता हूं कि हमें बहुत गंभीरतापूर्वक देखना चाहिए नेपाल में क्या हो रहा है। फौरी तौर पे प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल की समस्त पॉलिटिकल पार्टी ने यूनानिमसली नक्शे के ऑल्टरेशन पे वोटिंग की थी, चाहे लोअर हाउस हो या अपर हाउस हो। ये परिस्थितियां उनके डोमेस्टिक स्फीयर में जो हो रहा है उसको हम वॉच करें, लेकिन हम प्रतिक्रिया देने में हड़बड़ी ना करें। ये संदेश बेहतर नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल है कि राजनाथ जी के लद्दाख बाद आज सीडीएस विपिन रावत जी वहां जा रहे हैं। विपिन रावत जी का जाना कितना मीनिंगफुल है? देखिए, मैं समझता हूं कि मनोज नरवणे साहब गए हुए थे, वो फिर जाने वाले थे डिफेंस मिनिस्टर साहब के साथ। सीडीएस जा रहे हैं, सेना को मनोबल की आवश्यकता है वहाँ, और ख़ास तौर पे
मैं एक बात तो साफ तौर पे कहूँगा कि हमारा पूरा भरोसा सेना पे ही है, मिलिट्री इंगेजमेंट पे, क्योंकि डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव में मैं कई कमियां देख रहा हूं और वो कमियां लगातार और गंभीर होती जा रही हैं। तो मेरा जाहिर तौर पर ये कहना होगा कि ये विजिट्स अपनी जगह ये ज़रूरी है, लेकिन साथ ही डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव को ज़रा मैं समझता हूँ कि उसको एक निरंतरता में रखने की ज़रूरत है।